प्यारे दोस्तों, हम लोग का जो मैथ ट्रेनिंग का मॉक टेस्ट का जो बैच चल रहा है उसमें हमने आपको टोटल अभी तक 38 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 39 में। लेकिन उसके पहले एक सूचना आपको दे देना चाहते हैं कि एक्चुअली 8 बजे से बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर खाना बनाने का समय हो जाता है बच्चों के लिए, तो थोड़ा परेशानी का सबब हो जाता है। कोई मार्केट सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं, फिर खाना बनाने का समय हो जाता है 8 बजे के बाद सर। तो इसलिए समय को थोड़ा और पहले कर दीजिए तो सर, ताकि हम लोग लाइव क्लास में जुड़ सके। तो यानी सोमवार से अब आपका जो होगा मैथ ट्रेनिंग का मॉक टेस्ट का बैच वह 6 बजे से होगा। 5:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। 6 बजे से हम लाइव जुड़ेंगे और 6 से 7 में आपका जो है लाइव डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। तो यह आप बात अब ध्यान रखोगे। अब 8 से 9 नहीं, 6 से 8, क्योंकि बच्चों के डिमांड पर ही इस समय को चेंज किया गया है। चलिए आइए देखिए मॉक टेस्ट नंबर 39 का पहला सवाल क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 18 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। जी हां, 18 छात्र है एक कक्षा का, जिसका औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के वजन को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का वजन पूछा है। जी हां, अब देखिए ना, 18 गो छात्र था, उसका औसत था 30। अध्यापक के वजन को शामिल किया गया। हम क्या सोचेंगे, अध्यापक भी अगर 30 किलोग्राम का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब अध्यापक के वजन को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो सोचिए कोई समूह में आए, औसत अगर बढ़ जाए यानी आने वाला ज्यादा लेकर आया, अध्यापक का वजन इससे ज्यादा होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे नहीं। अच्छा, पहले संख्या कितना था, 18 गो केवल छात्र था। अब एक अध्यापक आ गया, संख्या कितना हो गया, 19 नहीं। अच्छा, औसत में परिवर्तन कितना का, 2 किलोग्राम का। देख लीजिए 30 और 38 कितना हो जाएगा आपका, 68, 68। जी हाँ, 68 किलोग्राम का अध्यापक है। अध्यापक का वजन कितना हो जाएगा, 68 किलोग्राम, है ना। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा की ओर आ जाइए। किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 7200, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वही प्रिंसिपल का वही रेट से 7560 है। तो कहता है बताइए मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, मूलधन। चलिए एक तरफ आप सिंपल इंटरेस्ट को लिखो, है ना, जबकि एक तरफ किसको लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखेंगे। अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 7200 है। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर हुआ करता है, यानी प्रत्येक साल का कितना कितना हो जाएगा, प्रत्येक साल का 3600 3600, कितना कितना, 3600 3600। सोचिए पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही तो चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है ना। तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, 3600। लेकिन 2 साल मिला करके कितना हो रहा है, 7560। यानी अगला साल 3600 और 3600 से देखिए ये 7200 हुआ, है ना, यानी 360 रुपया ज्यादा हो रहा है। देखिए सिंपल सा बात है, 2 साल कर मिला करके 7560 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। तो पहला साल अगर 3600 है तो अगला साल जो आपका होगा वह 3600 प्लस में 360, तब में जाकर के 7560 पूरेगा आपका। अब देखिए पहला साल की अपेक्षा कितना रुपया ब्याज बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा साल में, तो 360। तो सोचिए 360 रुपया क्यों बढ़ा, यानी 360 रुपया ब्याज होगा, है ना, पिछला ब्याज का। यानी 360 ब्याज है किसका, 3600 का, है ना, एक साल में। काट लीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। आपसे दर नहीं पूछा गया, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। चलिए वही दर से एक साल का साधारण ब्याज वही प्रिंसिपल पर कितना है, 3600। देखिए 3600 जो है वह 10% का मान है। आपसे प्रिंसिपल पूछा यानी 100% का मान बताना है। यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 36,000 रुपया हो जाएगा। कितना, 36,000, 36,000, है ना, 36,000 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा मूलधन, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। जी हाँ, पहले हमने क्या किया, पहले रेट काउंट कर लिया, जब रेट निकल करके आ गया तब हम मूलधन निकालना था। तो एक साल का साधारण ब्याज मालूम था 3600, रेट 10% है, यानी वह 10% का मान है। तो 100% निकाल लेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा, 36,000 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। 2 प्रकार का चावल, एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम। जी हां, 2 प्रकार का चावल का बात किया गया। क्या कहता सुनिए, कहता एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम और अन्य जो है 40 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, को मिलाया जाता है
इस नए मिश्रण का मूल्य 32 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिस अनुपात में दोनों को मिलाया जाता है। सिंपल सा बात है ना। चलिए, दो प्रकार का चावल है, एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम, एक 40 रुपए प्रति किलोग्राम। मिलाने के बाद औसत कीमत कितना हो जाता है? 32। तो कहता किस रेशियो में मिलाया गया? एलिगेशन रूल का इस्तेमाल करेंगे, एलिगेशन मेथड का। 40 में से 32 चला गया, कितना हो गया आपका? 8। या कितना हो गया? 12। 4 कॉमन निकाल लीजिए, यानी 2 अनुपात कितना हो गया आपका? 3। यानी दोनों प्रकार के चावल को किस रेशियो में मिलाना होगा? तो 2:3 के रेशियो में। किस रेशियो में? तो 2:3 के रेशियो में मेरे भाई। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4 की ओर आइए। अच्छा, इसको पहले सोल्व करके लिखो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, या कितना हो गया आपका? 2। अच्छा, 4 2 कितना हुआ आपका? 6। 3 का स्क्वायर 9 3 कितना हो गया आपका? 12। अच्छा, 16 4 कितना हो गया आपका? 20, है ना। इसी प्रकार से लास्ट में जो है डॉट 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 करते चलिए, है ना। लास्ट में 100 प्लस में 10 कितना हो गया आपका? 110। अच्छा, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, तो आपको हम क्या सिखाए हैं कि प्रत्येक के हर को दो भाग में ऐसा तोड़ो कि हर बार पहला का सेकंड टर्म उसके अगला का फर्स्ट टर्म हो जाए, है ना। चलिए, अच्छा, 2 को तो लिख भी सकते हैं, 1 गुना 2 के अलावा कोई विकल्प भी नहीं, क्योंकि 2 जो है एक प्राइम नंबर है। अच्छा, अब आगे देखिए, 2 गुना क्या हो जाएगा आपका? 3, है ना। उसके बाद देखो, यह क्या हो गया आपका? 3 गुना क्या हो गया आपका? 4, है ना। अब की बार क्या हो गया? देखिए, 4 गुना क्या हो गया आपका? 5, है ना। हाँ, प्लस में हो गया आपका डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका 10 गुना क्या हो गया आपका? 11। यानी हर एक स्थिति को देखो, हर बार पहला का सेकंड उसके अगला का फर्स्ट टर्म होते गया। नीचे दोनों गुणनखंड के बीच में 1 का अंतर है, ऊपर भी हर एक स्थिति में 1 है। बस कुछ नहीं करेंगे, 1 बटा पहला टर्म, है ना, माइनस में 1 बटा लास्ट वाला टर्म। 11 में से 1 चला गया, 10 बटा 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 बटा 11। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। 10 बटा 11 जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 बटा 11। चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, फिर हम बता करके आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, राहुल बोल रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, 10 बटा 11 बी नंबर आंसर सही है अनुपम का, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, टाइमिंग जो आपको बोला गया है कि नहीं जुड़ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे बोले हैं कि लड़कों का डिमांड है कि सर 8 बजे जो है हम लोग का खाना बनाने का समय हो जाता है ना। तो इसलिए इस समय को पहले कर दिया जाए। तो मंडे से 6 बजे से 5:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। आधा घंटा पीडीएफ को बनाइए, उसके बाद लाइव डिस्कशन में जुड़िए। चलिए, एक फल विक्रेता 75 पैसे प्रत्येक के हिसाब से 100 जो है आम खरीदा। पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। अच्छा, 75 पैसा, इसको रुपये हम क्या लिखोगे? 75 बटा क्या हो गया? 100। 75 पैसे प्रत्येक के हिसाब से 100 आम खरीदता है। काट के हटा लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 75 रुपया, नहीं 75 रुपया हो गया। अब क्या कहता है? 10 फल सड़े निकले। देखिए, 100 को खरीदा, 10 को सड़ा निकल गया, तो बचा उसके पास कितना? 90। अब उसने बाकी को 1 रुपये प्रति आम के हिसाब से बेच दिया। सेलिंग प्राइस देखिए, 90 को बचा, उसको 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य इसको कितना प्राप्त हो गया? तो 90 रुपया प्राप्त हो गया। सोचिए, कॉस्ट प्राइस 75, सेलिंग प्राइस 90, यानी प्रॉफिट कितना का? प्रॉफिट 15 का। नहीं, कहां से? 75 से, यानी 15 जो है वो 75 का कितना प्रतिशत है? 15 से 5 बार में, 15 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी लाभ का जो प्रतिशत हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 20। नहीं, लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस हमने निकाला 75 पैसे के हिसाब से, है ना। 100 को खरीदता है तो 75 रुपया हो गया, 10 को सड़ गया, 100 में 10 सड़ गया, बचा 90, 1 रुपए के हिसाब से बेच दिया, सेलिंग प्राइस 90, लाभ का प्रतिशत निकाल लिया गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। एक मिश्रण में शराब और जल यानी अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो 5:4 है तथा दूसरे में उसका अनुपात 2:3 है। पहले वाले मिश्रण के 81 गैलन में जो है दूसरे वाले मिश्रण के कितने गैलन मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में शराब और जल की बराबर मात्रा यानी आधा आधा हो जाए। देखिए, एक बात हम आपको सिखाए हैं
कि अगर दो बर्तनों में दो अवयवों के बीच का रेशियो दिया गया हो, दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिश्रण उसमें भी दोनों अवयवों के बीच का रेशियो बराबर यानी 1:1 का रेशियो है, तो इस परिस्थिति में प्रश्न को बनाने के लिए दोनों में से कोई एक चीज लेके चलिए, या तो अल्कोहल लेके चलिए या तो पानी लेके चलिए। अच्छा अल्कोहल लेके चलते हैं। पहला में अल्कोहल कितना 5 बटा कितना 5:4 का रेशियो, 5:5/9। दूसरा में कितना हो गया आपका 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 2:3 का रेशियो 5। जो नया मिश्रण है आधा आधी यानी 1 बटा कितना हो गया आपका 2, है ना। चलिए क्रॉस कर लीजिए, है ना। 5 दूना कितना हुआ 10 यानी 1/10। यहां आ जाइए, ये हो जाएगा आपका, देखिए ना 5 दूना 10 9 1 और 1/18। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 90 यानी 9 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5। 9:5 मिलाना होगा, तो पहला वाला के 81 गैलन में दूसरा वाला का कितना मिलाना होगा। तो पहला वाला का 81 गैलन ले रहे हैं, जो यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए तो कितना यूनिट का मान है 9, तो 9 यूनिट बराबर 81 गैलन, तो 1 यूनिट का मान निकालिए। दूसरा वाला का मात्रा पूछा जो 5 यूनिट है ना। चलिए यहां से काट लीजिए 9 बार में, है ना। तो 9×5 कितना हो जाएगा आपका 45। कितना उत्तर हो जाएगा आपका 45 गैलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 45 गैलन। जी हाँ 45 गैलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। जी हाँ, पहला वाला मिश्रण के 81 गैलन में दूसरा वाला 45 गैलन मिलाएंगे, तब जो है शराब और जल की बराबर बराबर मात्रा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 7वां। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप बस यही बात ध्यान रखोगे कि बड़ा वाला मान किधर है, ऊपर है कि नीचे। दशमलव का हेरा फेरी होता है उसमें। अच्छा 3.4 बड़ा कि 0.34 बड़ा, तो आप कहोगे सर 3.4 बड़ा, तो बड़ा वाला मान को छोटे वाले मान के रूप में लिखिए, 10 से 100 से 1000 से गुना करके। अच्छा 3.4 को हम 0.34 के रूप में क्या लिखेंगे, तो 0.34 और गुना क्या लिखेंगे 10, है ना। चलिए का होल स्क्वायर। 1.7 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0.17, है ना, और गुना क्या लिखेंगे 10 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे क्या है आपका, नीचे हो गया 0.34 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो गया 0.17 का होल स्क्वायर। अब देखिए ना, अगर ऊपर से 10 का स्क्वायर, देखिए इस पार्ट में भी 10 का स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 10 का स्क्वायर अगर कॉमन कर ले तो सेम चीज बच जाएगा। उसका 0.34 का होल स्क्वायर प्लस में 0.17 का होल स्क्वायर, नीचे भी वही चीज है, तो 10 का स्क्वायर जो कॉमन करोगे वही आपका रिजल्ट हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका 100। यही आपका राइट जवाब है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप बस यही सोचो कि बड़ा वाला मान किधर है, ऊपर की नीचे। बड़ा वाला को छोटा वाला के रूप में लिखेंगे 10 से 100 से 1000 से गुना करके, और जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए। स्क्वायर का मामला स्क्वायर करके उत्तर कर दीजिए, क्यूब का मामला क्यूब करके उत्तर कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ सुनिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हराता है। कहने का मतलब 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर से हराता है, इसका मतलब एक गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है, 200 मीटर का दूरी तय कर लेता है, तो बी अभी 35 मीटर पिछुए रह जाता है, यानी 165 मीटर दौड़ पाता है। और 7 सेकंड से अगर समय में देखा जाए तो 7 सेकंड, यानी ए अगर गंतव्य पे पहुंचा है तो 7 सेकंड विलंब से जो है वह बी पहुंचा है। अच्छा तो बी का स्पीड अगर निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 35 बटा कितना लिखोगे 7, नहीं बी जो है 7 सेकंड से और 35 मीटर से हारता है, यानी बी जो है 7 सेकंड में 35 मीटर का दूरी तय करता है, बी का स्पीड है। अच्छा तो ए के द्वारा लिया गया समय, अगर बी का ये ए का चाल निकल के आया तो ए का अगर बी का ए का नहीं, ये बी का चाल निकल के आया, तो अगर बी का समय चाहिए तो 200 में चाल से उसके समय बराबर दूरी बटा चाल, हाँ तो भाग लगा देंगे तो बी का समय निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको ए का समय चाहिए, तो एक बात खुद सोच करके देखो, ए कितना समय लेता है, जितना समय में जो है बी 165 मीटर चलता है उतना देर में वो 200 मीटर चल देता है, दौड़ जाता है। चलिए तो ए के बी के 165 मीटर दौड़ने का समय निकाल लीजिए, 165। चलिए बी का चाल निकाल लिए थे, 165 मीटर का समय निकाल लेते हैं। हाँ देखिए अगर 200 मीटर का समय निकालोगे तो बी का समय निकल के आएगा। 165 मीटर दूरी तय करने में बी को कितना समय लग रहा है, ई निकाल रहे हैं। इससे यह पता चल रहा है कि जितना देर में बी दूरी तय करता था, है ना, जितना दूरी को बी तय करता, ए दूरी तय करता 200 मीटर, तो उस स्थिति में बी ए अगर 200 तय करता है तो बी उससे 35 मीटर पीछे रह जाता है ना। यानी कहने का मतलब ए अगर 200 मीटर का दौर पूरा करता तो बी 165 मीटर, ए अगर 200 तो बी 165, तो 165 मीटर का समय निकाल लीजिए, है ना। यहां से 7 से काट लीजिए 5 बार में, 5 से 3 और 1, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, है ना, 5 तरीके 15, यानी 33 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा
33 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर बात को समझिए, है ना। ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हराता है, यानी ए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तब जो है कि बी जो है वो 35 मीटर पीछे रह जाता है ना। और समय के रूप में देखा जाए तो ए जब पहुंच जाता है तो 7 सेकंड विलंब से जो है बी पहुंचता है, यानी बी जो है 35 मीटर का दूरी 7 सेकंड में तय करता है। बी का स्पीड निकल करके आ गया। अब ए का समय चाहिए, अगर बी का समय चाहिए होता तो 200 में भाग लगा देते बी के चाल से। ए का समय चाहिए तो सोचिए बी के माध्यम से ए का समय कैसे निकालेंगे। बी अगर 165 मीटर चलता है तो उतना देर में ए जो है 200 मीटर दौड़ जाता है ना। तो बी का 165 मीटर का जो समय होगा, ए का 200 मीटर का समय निकल करके आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 9, ए बी से 30% अधिक कार्य कुशल है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी से 30%, अगर इसका एफिशिएंसी 100 है तो इसका कितना हो जाएगा? 130। चलिए यही तो है, दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी किसी व्यक्ति के द्वारा किए एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। ए अकेला काम को 20 दिन में, अच्छा एक दिन का काम कितना हुआ? 13, 20 दिन में पूरा काम लिख दिए। कहता बताओ इस काम को बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 10, 10 से भाग लगा दीजिए, यानी इस काम को अकेले बी कितना दिन में पूरा करेगा? तो 26 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में? 26, 26 डेज। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर आ जाइए। कहता 6 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 64। नहीं, 6 संख्या का चर्चा किया गया, उसका औसत 64 है। पहली 3 संख्या में से जो है औसत कितना है? 64। पहली 3 संख्या में 2 का वृद्धि, यानी 3 दूना 6 का वृद्धि हो गया, और अगली 3 संख्या में जो शेष 3 संख्या में 4 का कमी, तो 3 चौके 12, 6 बढ़ा और 12 घटा, यानी पूरे में 6 बढ़ा 12 घटा, यानी 6 का कमी हो रहा है। हर चलिए 6 का कमी हो रहा है, इसको औसत में कन्वर्ट कर लिए, 6 वो संख्या है, यानी सही औसत 64 में से 1 चला जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 63, 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11 कहता है 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। चलिए यही बात है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यही तो स्पर्श रेखा है उभयनिष्ठ, यही स्पर्श रेखा का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। चलिए एक का रेडियस जो है, एक का रेडियस कितना है? 25 और दूसरा का 9। 25 और 9 कितना हो गया आपका? यह हो जाएगा आपका 34, दोनों के केंद्र के बीच का दूरी। ये देखिए सीधी स्पर्श रेखा है, स्पर्श करेगा तो यहां पर कॉमन स्पर्श रेखा जो होगा सीधी स्पर्श रेखा। देखो स्पर्श रेखा दो गो बताए थे, एक सीधी स्पर्श रेखा जिसको अनुस्पर्श रेखा कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसका लंबाई हुआ करता है √d² माइनस में r माइनस आर का होल स्क्वायर। जबकि एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है जिसको अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा कहा जाता है, तिर्यक स्पर्श रेखा, जिसका लंबाई हुआ करता है √d² माइनस में r प्लस r का होल स्क्वायर। यही तो है, तो यह सीधी स्पर्श रेखा है, यह डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका लंबाई क्या हो जाएगा? √d², है ना, 34 का स्क्वायर माइनस में r माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी 25 माइनस में 9 का होल स्क्वायर। अब खुद सोच के देखिए। अच्छा 34 का स्क्वायर क्या हो गया? 1156, 25 में से 9 गया, 16 का स्क्वायर 256, 1156 में से 256 घटाएंगे 900, 900 का कितना हो जाएगा आपका? 30। यह हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। यही तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई है 30 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। कौन उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। स्पर्श रेखा दो होता है, एक सीधी स्पर्श रेखा जिसको अनुस्पर्श रेखा कहा जाता है, जो क्रॉस खींचा जाता है उसको अनुप्रस्थ कहा जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। चलिए यदि हरात्मक श्रेणी का, देखिए एक सिंपल सा बात है, हम आपको बताए हैं श्रेणी 3 प्रकार का होता है, एपी, जीपी और एचपी। जब पद के बीच का अंतर समान होता है तो उसको एपी में रखा जाता है, रेशियो समान होता है तो उसको जीपी में, एपी का व्युत्क्रम एचपी होता है। तो एचपी में अगर कोई मामला है तो उसका उल्टा कर लीजिए, एपी में चला जाएगा। अगर हरात्मक श्रेणी का छठा और 11वां पद, छठा पद दिया गया 1/11, तो इसको एपी में अगर ले जाएंगे, है ना, तो एपी का छठा पद हो जाएगा आपका 11, नहीं। अच्छा, और 11वां पद अगर इसका एचपी का
एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एचपी का 11वां पद अगर 1/19 है तो एपी का 11वां पद हो जाएगा आपका कितना 19 है ना। चलिए तो यही हरात्मक श्रेणी का पहला पद आपसे पूछा गया, तो एपी का पहला पद निकालेंगे, उसका व्युत्क्रम कर लेंगे, वही एचपी का पहला पद हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला पद को ये मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। छठा पद अच्छा टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 6 में से 1 गया, क्या हो गया आपका 5d बराबर में क्या हो गया आपका 11। इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और 11वां पद को क्या लिखोगे a प्लस 11 में से गया 10d है ना, बराबर में क्या हो गया आपका 19। चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका सेकंड। अब इसको सोल्व कर लीजिए है ना, देखिए माइनस 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 ये कट गया, माइनस में 5d है ना, बराबर में क्या हो गया आपका माइनस में 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा आपका 8/5। चलिए d तो पूछा नहीं है, आपको पूछा पहला पद पूछा, पहला पद निकालने के लिए डी का मान इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, इसी के रखते हैं। तो यहां पर देखोगे, देखो डी का मान 8/5 रखो, 5 5 कट जाएगा, 8 घटा लीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अब सिंपल सा बात है, यह तो ए बराबर 3, यह तो एपी का पहला पद आया, एचपी का पहला पद उत्तर कर रहा है, तो इसका व्युत्क्रम कर लीजिए उल्टा, यानी 1/3 आपका राइट जवाब हो जाएगा है ना। तो जब भी एचपी का मामला हो तो उसको एपी मिलाइए, क्योंकि एचपी एपी का व्युत्क्रम होता है, उसके बाद उल्टा करके उत्तर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13। कहता ए और बी क्रमशः 11,000, 200, 14,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। नहीं, वर्ष के अंत में यानी समय दोनों का बराबर है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में, टाइम कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो यह हो जाएगा आपका 11,200 लगाया ए, और जबकि 14,000 लगाया है कौन बी। यही तो है, 2 शून्य काट लीजिए, 28 चौक बलियोतल से 28 पन 40 से, यही है, यानी 4:5 के रेशियो में प्रॉफिट बांटेगा ए और बी। अब क्या कहता है सुनिए, कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ में 15% ए को प्रबंधक के रूप में दिया जाता है। देखिए एक बात सुनिए, इसमें जो है ए जो है इन्वेस्ट भी किया है और प्रबंधक के तौर पर काम भी कर रहा है। देखिए एक सिंपल सा बात है, अगर पार्टनरशिप का बात हो रहा है, जैसे 2-3 आदमी मिलकर व्यवसाय किया, तो कहीं अगर कोई ट्रस्ट में दान देने का बात हो या फिर नौकर को पेमेंट करने का बात हो, तो ये सब पूरा के लाभ में से किया जाएगा, जो बचेगा वही हिस्सेदार में आपस में बांटा जाएगा प्रॉफिट के रेशियो में, है ना। चलिए तो ये तो प्रबंधक के तौर पर भी काम कर रहा था, इन्वेस्ट भी किया था। शेष लाभ को साझेदारों को पूंजी के अनुपात में, कुल वार्षिक लाभ जो है 28,980 है, तो बी को प्राप्त लाभ। अच्छा कुल कितना है लाभ 28,980। सिंपल सोचने वाला बात है, इसमें अगर ए का पूछता ना तो ए को दोनों तरफ से राशि मिलता, प्रबंधक के तौर पर भी और पूंजी निवेश किया उसके तौर पर भी, लेकिन यहां पर बी का पूछा, बी को तो केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही लाभ मिलने वाला, यह तो प्रबंधक है नहीं। चलिए ए प्रबंधक है, 15% कुल लाभ में मिल गया, तो कुल लाभ का कितना बच गया 85%। हम क्या बोले, कोई नौकर को पेमेंट करना हो, कहीं ट्रस्ट में दान देना हो, तो पूरा के लाभ में से करते हैं, जो बचता है उसको आपस में बांटते हैं। चलिए अब बी का पूछा, बी का यूनिट 5 मिलेगा कितना में 9 में, तो 5 मिलेगा 9 में, यानी 5/9 से गुना कर लीजिए। अब सोल्व कर लीजिए इसको, है ना। ये देखो 17 और ये कितना हो जाएगा आपका 20, है ना। 9 से काटिए, कितना हो जाएगा 9 तरीके 27, है ना, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यही तो है। अब इसको 20 से काट लीजिए, तो 20 से काटोगे, है ना, तो देखिए 0 से 0 तो कट जाएगा। अब 2 1 2, 2 6 12, यही तो है, यानी मेरे भाई 161 हो जाएगा। अब 161 गुना 85, इकाई स्थान पर 5 वाला ऑप्शन आप देख लो, 16 से, जी हाँ, यानी 5 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट जवाब होगा, और तो कहीं इकाई स्थान पर 5 दिख नहीं रहा है, यानी 13,685 आपका राइट आंसर है। जी हाँ, कटा है ना सही से, देखिए 17 × 5 = 85, 20 × 25 100, 20 से अगर काटे, है ना, तो यहाँ 9 से काटा गया, पहले 9 तरीके 27, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 0 हो गया आपका। जी हाँ, 161 गुना 85, इकाई स्थान पर 5 वाला मात्र ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14 पे आ जाओ। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस का 75% है। चलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बात करते हैं। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, अगर विक्रय मूल्य 100 है तो इसका 75% कितना हो जाएगा 75, नहीं 75, यानी अगर देखा जाए तो 3:4 का रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। कहता लाभ का प्रतिशत पूछा जा रहा है आपसे, देख लीजिए लाभ कितना यूनिट का, 1 यूनिट का, कहां से 3 से, यानी 1 जो है 3 का कितना परसेंट है 100/3, यानी 33.1/3% आपका राइट जवाब हो जाएगा। 33 वाला देख लीजिए, 33.33 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 15।
देखिए यहां पर a बटा b पर पावर x माइनस 1 है, जबकि बराबर में b बटा a पर पावर x माइनस 3 है। दोनों का क्या करते हैं, बेस इक्वल कर लेते हैं, है ना, तब हम पावर का कंपेयर करेंगे। तो इसको देखिए a बटा b है ही, तो a बटा b पर पावर क्या है आपका, x माइनस में क्या हो गया 1। अब इसको जब a बटा b लिखेंगे, जब बेस में परिवर्तन करते हैं तो पावर का चिन्ह बदलता है, तो पावर में माइनस लगा लीजिए, x माइनस में हो गया 3। जी हाँ, बेस में परिवर्तन की पावर का चिन्ह एक्शन, बेस इक्वल हो गया, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी x माइनस में 1 बराबर माइनस लगा के सोल्व कर लीजिए, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस में 3 इधर भेजिए, तो यह हो जाएगा आपका 2x बराबर में कितना हो गया आपका 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, x बराबर 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी। जब भी बेस में परिवर्तन करते हैं तो पावर का चिन्ह क्या होता है, एक्सचेंज हुआ करता है। जी हां, चलिए आगे बढ़िए। देखो 3 मान बराबर है, 2 पर पावर x बराबर 3 पर पावर y बराबर में 6 पर पावर माइनस में z। 3 मान बराबर है, एक कांस्टेंट टर्म को बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k, सबके बराबर मान लेते हैं k। अब बारी बारी से सबका मान k के बराबर करके सबका मान कांस्टेंट के रूप में लिखा है। 2 पर पावर x बराबर k, यानी 2 बराबर हो जाएगा k पर पावर 1 बट्टा x, जबकि 3 बराबर हो जाएगा k पर पावर 1 बट्टा y। 6 बराबर हो जाएगा आपका k पर पावर 1 बटा, देखिए माइनस जेड है, माइनस में 1 बटा क्या हो जाएगा जेड। अब देखिए 2 3 6 का एक रिलेशन लिख दीजिए, आप लिख सकते हो 2 गुना 3 बराबर 6, 3 गुना 2 बराबर 6, 6 बटा 3 बराबर 2, 6 बटा कुछ भी लिख दो जो सही रिलेशन है। तो लिख देते हैं 2 गुना 3 बराबर में कितना 6। चलिए 2 के मान का प्रयोग कर लीजिए, तो यह हो गया k पर पावर 1 बट्टा x गुना k पर पावर 1 बट्टा बाई, है ना, बराबर में k पर पावर माइनस में 1 बट्टा क्या हो गया आपका z। देखिए बेस इक्वल है, पावर जुटेगा, यानी 1 बट्टा एक्स प्लस में 1 बट्टा बाई, और इधर बच जाएगा आपका माइनस में 1 बट्टा जेड, इधर जुट गया, बेस हटा दिए, दोनों तरफ बेस के रूप में के है तो पावर को कंपेयर कर लिया गया। अब इसको इधर ले लाइए, है ना, जब इसको इधर लाओगे तो 1 बट्टा एक्स प्लस में 1 बट्टा बाई पहले से माइनस में 1 बट्टा जेड आएगा, प्लस में हो जाएगा, राइट साइड का मान क्या हो जाएगा 0, यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा 0। यही आपसे पूछा गया था, बताओ 1 बट्टा एक्स प्लस में 1 बट्टा बाई प्लस में 1 बट्टा जेड का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। आगे आइए प्रश्न संख्या 17, कहता है x प्लस 1 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x क्यू प्लस में 1 किलोमीटर है, बताओ ट्रेन की चाल क्या है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो गया आपका x क्यू प्लस में 1 और समय हो गया आपका x प्लस में 1। अब देखिए इसको एक को क्या लिख सकते हो, एक का क्यू लिख सकते हो, तो बताओ a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, है ना, माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, है ना। नीचे आ जाइए, यह x प्लस 1 है, इससे काट करके हटा लीजिए, यानी ट्रेन का स्पीड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, है ना, किलोमीटर पर आवर। यही तो ट्रेन का स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 18 ये, एक कस्बे की जनसंख्या 9600 है, पुरुषों में 10%, महिलाओं में 16% का वृद्धि। चलिए पुरुष और महिला, अच्छा पुरुष में कितना परसेंट का वृद्धि, 10% का, महिला में कितना का वृद्धि, 16% का। औसत वृद्धि निकाल लीजिए, पूरा जनसंख्या 10,800, 9600 से 10,800, यानी पूरे जनसंख्या में 1200 का वृद्धि है, नहीं 1200 का वृद्धि कहां से, 9600 से, यानी 1200 जो है 9600 का कितना प्रतिशत है। चलिए 1200 से 8 बार में, यानी 25 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 12.5%। यह औसत वृद्धि दर निकल के आ गया। इसका प्रयोग अब बीच में आप कर लीजिए, 12.5 का प्रयोग हम बीच में करते हैं, क्रॉस करके एलिगेशन मेथड से आप रेशियो निकाल लीजिए, तो यहां हो जाएगा आपका 3.5 और यहां कितना हो जाएगा आपका 2.5। देखिए दशमलव को एकक अंक दशमलव दोनों में हटा दीजिए, 7 पचे 35 और 5 पचे 25, यानी पुरुष और महिलाओं के बीच का रेशियो 7:5 आ गया। क्या कहता है, कस्बे में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए, जबकि कुल जनसंख्या 9600 है। अच्छा कुल जनसंख्या 9600 है, पुरुष और महिला मिलाकर के जो 7 5 12 यूनिट का मान है, आपसे पूछा क्या गया पुरुषों की जनसंख्या यानी 7 यूनिट, 7 8 56, 5600, यह रिजल्ट है आपका 5600 वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, पहले रेशियो निकाल लिए
फिर उसके बाद 96 100 का बंटवारा कर दीजिए 7:5 के रेशियो में। 19 नंबर सवाल पे आइए। कहता है एक जहाज 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां 10, 20, 30 और 60 के स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा में जहाज का औसत चाल आपसे पूछा गया, एवरेज स्पीड पूछा गया। औसत चाल बराबर एक्चुअली होता क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। जी हाँ, तो क्या कहता है, जहां 3-3 किलोमीटर का 4 दूरी, तो टोटल डिस्टेंस 3 गुना कितना हुआ 4। समय निकालिए। हर 3 किलोमीटर को चलने का स्पीड अलग अलग है। पहला 3 किलोमीटर को 10 के स्पीड से, अगला 3 किलोमीटर को जो है वह 20 के स्पीड से, अगला 3 किलोमीटर को 30 के स्पीड से, और अगला 3 किलोमीटर को जो है वह किस स्पीड से तय करता है, 60 के स्पीड से। 60 के स्पीड से। ऊपर कुल दूरी, नीचे कुल समय, यही तो है। देखिए 3 कॉमन करके हटा लीजिए, यहां से भी काट करके हटा लीजिए। एलसीएम अगर नीचे का देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा 60, पलट करके ऊपर कर दीजिए, यहां हो जाएगा आपका 6 और 3 9 2 11, कितना हो जाएगा आपका, गड़बड़ नहीं हो रहा है भाई, हाँ 60 गया ऊपर, 4 ऊपर पहले से था, 4 गुना 60। अब देखिए यहां 6 3 9 2 11, कितना हो गया 12, 12 से काट लीजिए 5 बार में, 4 पचे कितना हो जाएगा 5। यही तो जहाज का औसत चाल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा यही जहाज का औसत चाल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 20, ये आपका आखिरी सवाल है मैथ्स का। कहता है 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 18 सेकंड में एक पुल को पार करता है। पुल को पार करेगा, वहां दूरी खुद की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई 72 का स्पीड है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। पार कितना देरी में करता है, 18 सेकंड में। अब इसमें रेलगाड़ी के लंबाई को घटा लीजिए, जो बचेगा वह पुल का लंबाई हो जाएगा। 72 × 360 में से 100 घट जाएगा, यानी 260 मीटर। जब पुल को पार करेगा तो खुद की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई, उसका दूरी हुआ करेगा, उसमें खुद का लंबाई घटा लीजिए, जो बचा हुआ पुल का लंबाई है। यह था आपका मैथ्स का सवाल आज के मॉक टेस्ट का। चलते हैं रीजनिंग के सवाल की ओर। आइए 21 नंबर सवाल को देखिए। जेड और बाई क्यू की पुत्रियां हैं। हाँ, जेड और बाई दोनों जो है वो क्या बोला गया, क्यू की पुत्रियां। क्यू उसका पिता है कि मां है, नहीं पता अभी। बाई पी से विवाहित है। बाई का विवाह किससे हुआ है, बाई का विवाह जो है, बाई का विवाह पी से हुआ है। ये दोनों पति पत्नी हैं। पी के 2 पुत्र हैं, यल और यम, यानी दोनों का 2 संतान, यल और यम पुत्र है। एक्स क्यू का पति है। एक्स जो है, एक्स पति है क्यू का है, पति पत्नी का बात है। सुनिए क्या कहता है, एक्स एम से किस प्रकार, एक्स का बेटी हुई बाई और उसका बेटा एम, यानी एम उसका नाती है, जबकि एक्स उसका नाना है। एक्स एम से नाना के रूप में संबंधित, दादा नाना का ऑप्शन गिवन किया गया, नाना के रूप में संबंधित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। देखिए ए टी को कोड किया 20, यानी आप देखोगे तो ए टी को कोड 20 कैसे किया, ए का पोजीशन 1, ए का 1, टी का 20, गुना कर दिया, कितना हुआ 20। यहां भी वही बात है। बैट बी ए टी को 40 कैसे लिखा, बी का 2, ए का 1 और टी का 20, 40 हो गया। और उसी प्रकार से सी बी भी का पूछा, नहीं सी बी भी का कोड आपसे पूछा गया। चलिए सी का 3, बी का 2 और भी का 22, यही तो देख लीजिए। तो ये हो गया 6, 22 गुना 6 यानी 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 132, 132। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी का 3, बी का 2, भी का 22, 22 गुना 6, 132 आपका राइट जवाब है। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 23। देखिए वेन डायग्राम का सवाल है, 23 हो गई, यहाँ पे डबल नंबरिंग कर दिया गया है। आइए, निम्नलिखित आरेख में वृत्त जो है वह कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को, आयत मेडिकल को, 10 मेडिकल विशेषज्ञ को। वैसे कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ हैं पर मेडिकल, देखिए कॉलेज प्रोफेसर यानी वृत्त में हो, सर्जरी भी यानी वृत्त और त्रिभुज में हो, पर जो है मेडिकल विशेष आयत में नहीं हो। सोचिए वृत्त और त्रिभुज में हो पर आयत में नहीं हो, तो वो तो डी ही है। क्या है, डी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 24 क्या कहता, यह देखो आप, सिंपल सा बात है। डिक्शनरी में आप देखते होंगे तो उसमें वर्ड का अरेंजमेंट कैसे होता है, अल्फाबेटिकल होता है, पहले ए वाला फिर बी वाला। ए में भी आप देखोगे ए के बाद वाला में, अगर ए सब में कॉमन है तो फिर बाद वाला पे विचार करते हैं, उसके बाद पहले ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए। तो पी आर ई तो सब में दिख रहा है क्या, पी आर ई पी भी सब में दिख रहा है,
तो पी आर ई पी के बाद इसमें ए का प्रयोग किया, यानी सबसे पहले स्थान इसी का होगा, दू का, और दू वाला मात्र एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा दूर जांचने की हमको आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आ जाइए 25 नंबर सवाल, ये देखिए रिपीटेड सीरीज है आपका, इसमें क्या है रिपीट किया गया, ए देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 हुए हैं। तो दो को हम बांट सकते हैं, चार को हम बांट सकते हैं। तो यहां पर हमको देखने के लिए मिल रहा है, देखिए ए बी, तो यानी ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी ए सी, ए बी ए सी, यही है। ए बी का 2 बार प्रयोग, ए सी का 2 बार प्रयोग। अब देखिए इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल किया, सी बी। अब ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में सी का प्रयोग है, सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सी ऑप्शन नंबर ए। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 39, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया, और हम आपको सूचना भी दे दिए कल तो संडे है, मंडे से आपका क्लास 6 बजे से लाइव डिस्कशन होगा, क्वेश्चन पेपर 5:30 बजे ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का अगले क्लास मॉक टेस्ट नंबर 40 के साथ, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।